नमस्कार। तो ये साल 2020 ख़त्म होने वाला है, तो इस उपलक्ष्य में बड़ास फॉर मीडिया के संपादक और फाउंडर यशवंत जी हमारे साथ हैं। तो इस साल में क्या क्या हुआ है मीडिया के क्षेत्र में और बाकी भी क्षेत्रों में जहाँ पर यशवंत जी का इंटरेस्ट है, वो हम जानना चाहेंगे। तो यशवंत जी, पहले तो ये बताइए कि साल 2020 कोरोना तो रहा ही, लेकिन कोरोना के साथ में मीडिया के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि ये उल्लेखनीय काम या फिर कुछ घटनाएं जो हुई हैं, या जो मीडिया ने जो अच्छा काम किया है या अच्छा काम नहीं किया है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस साल के लिए? दिवाकर जी सही कह रहे हैं गुरु। ये साल ख़त्म हो रहा है और हम लोग चूँकि लगातार भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, रोज़ की दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, तो ये लगता ही नहीं है कि मतलब पीछे पलट के देखने का टाइम मिले। लेकिन आप सही कह रहे हैं, आपने याद दिलाया तो लग रहा है कि ये साल ख़त्म हो रहा है और एक बार सिंहावलोकन करना चाहिए। मीडिया की बाबत आपने पूछा तो मुझे लगता है कि ये साल बड़ा क्रांतिकारी रहा है। इस साल को लोग बहुत कोसते हैं कि कोरोना था, बीमारी था, ये था, वो था, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक उबाऊ साल नहीं था, एक सो चलता हुआ साल नहीं था कि आप ऑफिस गए, ऑफिस से निकल रहे हैं, घर आए, सो गए, फिर चले। मुझे लगता है कि एक ऐसा वर्ष है ये जो काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है, चैलेंजिंग है। मनुष्यता, सभ्यता के साथ चैलेंज इसने खड़े किए। साथ में जो भी ट्रेड है, जो भी फील्ड है, जो भी एरियाज़ हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबके सामने चैलेंज आए और सबके सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। तो हम अगर मीडिया, स्पेसिफिक मीडिया पे बात करें तो मीडिया में कोरोना काल के चलते भयंकर छटनियाँ हुई और जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने अपने को बदलने की कोशिश की कि वो जो एक्सपैंड मोड में जा रहे थे, अखबार चले गए थे और खूब सारे ब्लॉक स्तर पे भी ब्यूरो बन गए थे और दफ्तर ऑफिस खुल गए थे, उन सबको समेटना शुरू कर दिया। ज़िले के ऑफिस बंद करना शुरू किया, वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, कास्ट कटिंग की, भयंकर लोगों को हटाया और डिजिटल की तरफ सबने जो है धावा बोला जो है कि अब जो दौर दुनिया है उसमें डिजिटल ही माई बाप है, भविष्य है, प्रभु है, ईश्वर है, जो कहिए सर्वे सर्वा है डिजिटल। तो एक बहुत बड़ा ये चेंज रहा और जाहिर सी बात है जिनकी नौकरियां गई, जो छटनी के शिकार हुए, उसमें भी कई तरह के लोग हैं। लेकिन जो लोग थोड़े हिम्मती थे, जिन्होंने कुछ नए प्रयोग करने की सोची, वो डिजिटल में आए, उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए और उसमें काफ़ी लोग सफल भी हैं और कई लोग अभी जूझ रहे हैं। तो ये तो एक मोटा मोटी मीडिया कर्मियों की बात हुई। लेकिन आप ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, देखें तो इस साल में मीडिया इंडस्ट्री के बीच में आपसी विभाजन बहुत तीखा और साफ साफ दिखने वाला हुआ। साफ साफ जो है, एक तरफ सत्ता के साथ अटैच मीडिया है जो कि ट्रेडिशनली चला आ रहा है मीडिया है, जिसको मुख्य धारा कहते हैं, जिसको कॉर्पोरेट मीडिया भी कहते हैं, जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं उसके। उसने पूरी तरह से जो है सत्ता के साथ खड़े होने को ही कबूल किया, स्वीकार किया। अभी तक थोड़ा संशय था, कभी कभी उनका एक चेहरा दिख जाता था जनता के साथ खड़े होने का, या मतलब ये था कि बैलेंस करते थे वो। लेकिन अब उन्होंने जो है इस साल ने एकदम से ध्रुवीकरण किया और वो पूरी तरह से जो है सत्ता के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। और ये जो साल बीत रहा है, जो किसान आंदोलन है, इसने इस बाइफर्केशन, विभाजन और इस मीडिया हाउसों के चेहरों को शिनाख्त करने वाला एक मौका दिया कि कैसे जिसको गोदी मीडिया कहते हैं वो सब सत्ता के साथ खड़े होकर सत्ता की भाषा में बोलते हुए किसान आंदोलन को लांछित कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं और उनको उनके प्रति वही बातें बता रहे हैं जो सत्ता चाहती है वो बताएं। दूसरी तरफ एक जो सरोकारी मीडिया है, मीडिया का माने जर्नलिस्ट का मतलब जो होता है कि हम आम जनता के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमें कोई सरकार ने एक्स्ट्रा अधिकार नहीं दिया है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वही हमारे पास है, लेकिन हमें एक ये अघोषित रूप से यह भी अधिकार मिला है कि ये जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, इनसे सवाल पूछने का मादा जो रखता है और जो सवाल पूछने का जो कर्तव्य का निर्वहन करता है वही जर्नलिस्ट है। तो जर्नलिस्ट अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट एक मुश्किल पेशे को, काम को करने का नाम है। लेकिन आज चूँकि ग्लैमर इसके साथ जुड़ गया है, इसके साथ बहुत सारा पैसा जुड़ गया है, कॉर्पोरेट पूंजी जुड़ गई है, तो लगता है कि मतलब पत्रकार माने क्या, बहुत सारे हाई फाई संबंधों वाला, बहुत पैसे वाला, बड़ा टेलीविज़न पर दिखने वाला, ग्लैमरस, उसकी फॉलोइंग हो।
ये नहीं है। मूलतः मेरे लिए पत्रकारिता और पत्रकार एक मिशन है, और इसको डिजिटल जर्नलिज्म ने बचाया है, आगे बढ़ाया है। अगर थैंक्स गॉड अगर ये डिजिटल जर्नलिज्म ना होता तो शायद जो है ये जो मुख्य धारा की कथित मुख्य धारा की मीडिया हाउस है, ये पत्रकारिता का सौदा कर चुके हैं और ये पूरी तरह से जो है जनता का साथ छोड़ के सत्ता के साथ खड़े हैं। तो इस साल ने हमें मीडिया के चेहरों को शिनाख्त करने का मौका दिया, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम लोग डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग बेबाक हैं। और जो मुख्य धारा की मीडिया दूसरों की खबरें दिखाता था, आज वो खुद खबर बढ़ रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे बड़े जर्नलिस्ट हैं जो इन गोदी मीडिया पे भी सवाल खड़ा करते हैं, उन पे भी खबरें बनाते हैं। भड़ास जो पिछले 10-12 साल से काम कर रहा था, उस काम को बहुत सारे जर्नलिस्ट करने लगे हैं, और एक तरह से ये विकेंद्रीकरण हुआ है कि मीडिया पे सवाल उठाने की परंपरा की जो शुरुआत भड़ास पर मीडिया ने की, उस परंपरा को अब बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोगों ने अपनाया है। उसमें एक सवाल आता है अश्विन जी, उसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि आपने ये बताया कि एक मौका एक नई मीडिया को मिला है, न्यू मीडिया हम जिसे कहते हैं या डिजिटल मीडिया कहते हैं, तो सरकार की नज़र में भी ये है, तो उन्होंने भी एक नया कानून लाने की बात करी है जिसमें कि ये मीडिया भी अब सरकार के अंतर्गत आएगी, लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद ही आप चला सकते हैं। तो इस तरह का भी एक नया चलन शुरू होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार भी ये जानती है कि कैसे नई मीडिया को भी दबाया जाए और उसके दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। सरकारें डिजिटल जर्नलिज्म को रेगुलेट नहीं कर पाएंगी। आप यहाँ पे लाइसेंस लेने की बात करते हो, यहाँ पे आरएनआई के अधीन कर दोगे आप, जो उनका ड्राफ्ट है जो पास हुआ है, जो उनका कानून, और बहुत सारे आप करोगे। हम अपना सारा सर्वर और सारा सेटअप किसी और देश में कर लेंगे। जब दुनिया ऑनलाइन है और हम 1 मिनट में अमेरिका में, 1 मिनट में लंदन में होते हैं, ऑनलाइन जो है कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम आपके आरएनआई को मानेंगे ही नहीं। हमारा एक भाई कोई यहाँ हांगकांग में होगा, सिंगापुर में होगा, वहाँ से अपलोड करेगा, हम खबरें यहाँ से भेज दिया करेंगे उनको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम से जो है वीडियोज़। सर्वर हमारा किसी और देश में होगा, आप करते रहो, रजिस्ट्रेशन कराते रहो। आप जैसे रिश्वत लेके भारत में जब आप रखते हैं, छापा पड़ता है, पकड़ा जाता है वो, तो फिर आपकी संपत्ति में जुड़ जाता है। लेकिन जब कोई रिश्वतखोर जो है अपनी संपत्ति को स्विस बैंक में रखता है, तो उसको कहाँ पकड़ लोगे आप? भारतीय कानून कहाँ लागू होता है उस पर? जी, इस पर मैं बताना चाहूँगा कि यशवंत जी ये प्रयोग कर भी चुके हैं। एक भारतीय यूनिवर्सिटी के जो संचालक थे, उन्होंने एक कुछ घोटाला किया था। अच्छा याद दिलाया जी, तो उन्होंने फिर कोशिश की कि भड़ास फॉर मीडिया में जो रिपोर्ट छपी थी उनके बारे में, उसको दबाया जाए, तो यशवंत जी ने उसको नहीं दबाया। फिर उसके बाद में उन्होंने जो सर्वर कंपनी थी, सर्वर कंपनी पर जाकर एक फ्रॉडलेंट तरीके से उस खबर को बंद करवाने की कोशिश करी, तो वो बंद भी हो गई थी। फिर उसको चालू कराया गया, तो उसमें दूसरे देश के सर्वर लेकर और उस तरीके से वो किया गया था। उसमें आपका काफ़ी योगदान रहा, और आपकी पूरी टीम ने, और सारे आशीष वर्मा जी ने, क्यू ट्रायंगल ने, और आप दिवाकर जी, सारे लोगों ने मिलकर जो मेहनत की, उससे उस तकनीकी मोर्चे पे फतह हासिल की। और हम लोगों ने एक तरह से ये मैसेज दिया कि कितना भी विरोधी हमारा मजबूत हो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से या सत्ता के ताब में दखल रखने वाला, लेकिन अगर हम लोग ईमानदारी के साथ हैं तो थोड़े मुश्किल आती हैं, लेकिन हम लोग अंततः जीतते हैं।